हेलो बच्चों, आप सभी का ऑनलाइन नवोदय में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ऐसे ही हिंदी माध्यम में परीक्षण पुस्तिका का हल करने वाले हैं और समय तो 2 घंटे का है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से ये पेपर बन जाए, वीडियो लंबा ना हो। यहाँ पर जिस तरह से रहता है, ऊपर में रोल नंबर, परीक्षार्थी का नाम, परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, ऐसा ही आपको जो है देखने को मिलेगा आपकी असली परीक्षा में। आप इन चीज़ों को भरेंगे ही साफ साफ अक्षरों में। अधिकतम 100 का है, प्रश्नों की संख्या 80 होती है। यहाँ पर क्रम से जो है ये 80 प्रश्न दिए गए हैं। आगे हम जैसे कि देखेंगे OMR सीट में किस तरह से सही उत्तर को अंकित करना है, ये भी आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए कि जिस तरह से सी को जो है अंकित करना है, तो ये पूरी तरह से गोल करके कर दिया गया है। आपको जो है पेंसिल का प्रयोग नहीं करना है, नीचे नीले या काले बॉल पॉइंट का पेन का उपयोग करना है। आपके लिए 2 घंटे का वक्त रहेगा, लेकिन दिव्यांगों के लिए जो है वो 30 मिनट अतिरिक्त दिए जाएंगे। मतलब उनका जो 2.5 घंटा हो जाएगा। 3 खंड में रहते हैं, सभी वस्तुनिष्ठ प्रकार के रहते हैं। मानसिक योग्यता आपका 40 अंक का और 1.2 अंक के आधार पर जो है ये 50 अंक बनेगा। 80 प्रश्न का हो जाएगा 100 अंक। ये तो आप सारी चीज़ों को आप जानते ही हैं। खंड 1 में जो है 10 भाग रहता है बच्चों, और 10 भाग में अलग अलग प्रकार के मानसिक योग्यता की आपकी परीक्षण लिया जाता है। कच्चे कार्यों के लिए पृष्ठ संख्या 16 का उपयोग करना है। आपको बीच में जो है कहीं पर भी काट पीट ये करना नहीं है। तो ये तो रहेगा, एक सामान्य निर्देश हो गया। अब हम प्रश्न में आते हैं। सबसे पहला प्रश्न हम देखते हैं भाग 1 में। यहाँ पर निर्देश 1 से 4 तक जो है दिया गया है। बाईं ओर समस्या आकृति दी गई है, कागज के टुकड़े को मोड़ा गया है। यानी ये प्रश्न जो है कागज मोड़ वाला पेपर है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दाईं ओर उत्तर आकृति ABCD दी गई है। उत्तर आकृति का आपको चयन करना है और जो सही ऑप्शन में जो है उसको जो है बिंदी को पूरी तरह से गोल करना है। कागज को खोलने पर वो किस प्रकार दिखेगा वैसे ही चित्र उत्तर आकृति से चुनना है। तो ठीक है, ये तो आप जानते ही हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर पहला समस्या आकृति, हम थोड़ा सा इसको जूम कर ले रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये पहला मोड़ा गया है, एक स्क्वायर वाला कागज लिया गया है, ठीक वर्गाकार, और इसको पहला मोड़ दिया गया है, फिर ये 2 बार मोड़ हो गया, फिर ये तीसरा मोड़ भी ये किया गया है। ठीक है, अब इसको जब खोलेंगे तो यहाँ पर तो बन जाएगा आपका ऐसे भी स्क्वायर। तो आप देखते हैं कि स्क्वायर कौन से में है, तो ये स्क्वायर नहीं है। यहाँ पर ये ईंट जैसा बन रहा है, ये स्क्वायर हम इसको नहीं गिनेंगे, ये गोला है। और ये देखते हैं कि ये ऑप्शन स्क्वायर है, इसलिए ये पहला उत्तर जो है क्या है आपका सही है। यहाँ पर हम देखते हैं दूसरा में जो है ये ईंट जैसा जो है कागज को मोड़ा गया है, पहला मोड़ है, फिर इसको दोबारा मोड़ा गया है, तिकोना बन गया। और तिकोना जैसे ही बना है वहाँ पर 3 बिंदु लगाए गए हैं। तो यहाँ पर जब इसको खोला जाएगा ना, तो खोला जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये इधर खोला जाएगा तो ये इधर बिंदी हो जाएगा यहाँ पर इस तरीके से। मतलब एक तिकोना में आपका 3 बिंदु है। देख लो कौन सा एक तिकोना में 3 बिंदु है कि नहीं। यहाँ पर तो 2 आ रहे हैं, ये नहीं है। यहाँ पर देखें तो इस प्रकार से तो आपका बन ही नहीं रहा। यहाँ पर सी ऑप्शन में हम देखते हैं तो एक तिकोना में आपका ये आ जा रहा है 3 बिंदु, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर ये सी ऑप्शन जो है सही बन रहा है। तीसरा प्रश्न का उत्तर हम देखते हैं। यहाँ पर ये पहला मोड़, फिर ये दूसरा मोड़, और फिर एक बिंदी दे दिया है। जब इसको खोलेंगे ना तो यहाँ पर बिंदी नजर आएगा, तो बीचों बीच आ रहा है स्क्वायर का। ये ए ऑप्शन आपका सही बैठ रहा है, बाकी जगह तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये उत्तर आपका सही है। चौथा में हम देखते हैं ये पहला मोड़, ये दूसरा मोड़, ये तीसरा मोड़, और जब इसको काटा गया ना कोने से, जब इसको खोलेगा ना तो ये इस प्रकार से ऊपर में कटन बिंदु हो जाएगा, इस तरीके से ये खांच पैदा हो जाएगा, और यहाँ पर भी ये इसी तरह से खांच पैदा हो जाएगा। लेकिन दूसरी बार जब कागज को खोलेंगे ना तो ये इधर बीचों बीच ईंट का चिन्ह दिखेगा। उस तरह से आप देखें तो ये यहाँ पर ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही बैठ रहा है। वैसे सी में भी ईंट है और ये डी में भी ईंट है, लेकिन ये इधर किनारे में इसको जो है कटन बिंदु मिला है, जबकि ये तो यहाँ पर बीचों बीच हमको ये खांच दिखाई दे रही है। तो चौथा का उत्तर ए रहेगा। आगे हम देखते हैं ये 5वां प्रश्न। वैसे 4 प्रश्न देते हैं एक समस्या को लेकर के। एक प्रकार के मानसिक योग्यता का परीक्षण लेने के लिए 4 प्रश्न दिए जाते हैं, और 4 प्रश्न का जो अंक बनता है वो 5 नंबर का बनता है। तो 10 भाग दिए रहते हैं, तो
5वें अंक के आधार पर 10 भाग में हो जाता है 50 अंक। ठीक है, भाग 2 में आते हैं। भाग 2 में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी एक समस्या आकृति दी गई है बाईं ओर, और दाईं ओर जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं, और इसमें से जो सही उत्तर है उसको जो है चुनना है। वैसे प्रश्न जो है दर्पण प्रतिबिंब का है। ये यहाँ पर एक्स वाई जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये दर्पण है, और दर्पण की इधर जैसे इस प्रकार से जो तिरछा तिरछा लाइन है वो चांदी की कलई है, मतलब उधर चित्र नहीं बनेगा, आपका इधर चित्र बनेगा, इधर से। ठीक है, तो ये सामने में फैन लिखा हुआ है, तो किस तरह से दिखेगा आपके उत्तर में। तो देखिए, आप यहाँ पर जब इस प्रकार से प्रश्न है तो आप ये मान के चलिए कि एन जो है किधर बनेगा। एन जो है बनेगा तो ये एन आपका जो जिस प्रकार से एन है तो वो पहले ही रहेगा, जरूर वो पहले ही बनेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं ये ए ऑप्शन में पहले एफ है, और यहाँ पर भी देखते हैं तो एफ है। यहाँ पर हमको जो है बी और सी वाला जो है इसी में हमको देखना है कि क्यों पहले एन बनेगा ना। यहाँ पर सामने में है एन, तो जो छाया बनेगा आपका तो वो एन ही पहले दिखेगा, तो एन जो है दिखेगा, तो यहाँ पर बी में है सी में है। चलिए ठीक है, ए को देख लीजिए, ये जो है ए बनेगा और उसका सेम ही आकृति बनेगा। कुछ अक्षर ऐसे रहते हैं जो आप दर्पण के सामने मिलाओगे ना तो ऐसे ही दिखाई देंगे। ए उसी प्रकार से है, भी उसी प्रकार से रहता है, ओ रहता है। कुछ अंक देते हैं हम, इसके लिए हम एक गणित जो है बना देंगे, उसमें जो है कौन कौन से लेटर जो है जो दर्पण के सामने में सेम दिखाई देते हैं उसको हम डिटेल में वहाँ बता देंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो वो भी वीडियो आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर फिलहाल ये देखते हैं कि यहाँ पर हो गया पहले एन, और ए जो है ये उसी प्रकार से दिखाई देना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ए तो उल्टा हो जा रहा है, इसलिए बी उत्तर जो है इसका सही जा रहा है। ठीक है, 6वां नंबर के प्रश्न में देखते हैं, जेड है, जेड जो है सामने में रहेगा तो उल्टा जेड दिखाई देगा इस तरीके से। ये सीधा है, ये नहीं है, बी नहीं है। आपको सी डी में थोड़ा सा दिमाग की कसरत करनी है। अब यहाँ पर देखते हैं कि ये ऊपर की ओर तीर का निशान है, और हम ऊपर में ही रहेगा वो तीर का निशान, दर्पण के ऊपर में रहेगा, तो यहाँ पर सी ऑप्शन उस हिसाब से सही बैठ रहा है, सी उत्तर सही है। डी में इस तरह से नहीं है, लॉलीपॉप जो है वो टंगा हुआ जैसा दिख रहा है ना, वो तो नहीं है। ठीक है, 7वां में देखते हैं। 7वां में ये इस प्रकार से आपका दर्पण सामने में एक्स वाई है, और यहाँ पर देखते हैं ये बिंदी जो है जैसे ही बनेगा तो ऊपर में ही बनेगा, तो ऊपर में तो ये आपका ए नहीं है और बी नहीं है, सी और डी है, सी और डी है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं सी और डी, इनमें से जो सही ऑप्शन बैठ रहा है वो सी का बैठ रहा है। ऐसा क्यों? देखिए, यहाँ पर ये दर्पण रहेगा तो इस प्रकार से तो रहेगा ना, मैं इसको थोड़ा सा ड्रा कर रहा हूँ, ये इस प्रकार से बिंदी रहेगा, लेकिन यहाँ पर डी में नीचे में बैठ गया है, तो इसलिए सी ऑप्शन जो है सही है। अब हम देखते हैं 8वां प्रश्न में। 8वां प्रश्न में ये दर्पण सामने में है, और दर्पण सामने में है तो ये आपका ये डिब्बा बनेगा, और ये इस तरीके से जो है आपका ये कटेगा। तो उस हिसाब से देखें तो ये ए तो है और साथ में सी भी है, लेकिन ये आपका खारिज हो रहा है, कौन कौन सा? बी खारिज हो रहा है और डी खारिज हो रहा है। अब हम देखते हैं दूसरे जो इसका जो चित्र बनेगा वो किस तरीके से रहेगा। दर्पण के सामने में है तो ये इस प्रकार से चित्र बनेगा। ए ऑप्शन सही बैठ रहा है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। डी जो है उल्टा हो गया है ना, ये जिस तरीके से ऐसा ही है, दर्पण के सामने ये उसी तरीके से प्रतिबिंब नहीं बनाएगा, जस्ट इसका उल्टा ऐसे तीर का निशान टाइप का ये इस साइड की ओर बनाएगा। ये इधर है तो ये इधर है, आप लोग समझ गए होंगे। अगला जो है हम चलते हैं प्रश्न में। भाग 3 है, 9 से 12 तक जो है एक प्रकार का प्रश्न है। बाईं ओर जो है समस्या आकृति दी गई है, और दाईं ओर जो है ABCD के जो संभावित उत्तर है उसको दिया गया है। उस उत्तर आकृति को ढूंढना है जो बिना दिशा बदले समस्या आकृति के गायब भाग में इस तरह से ठीक बैठती है कि समस्या आकृति का पैटर्न पूरी तरह बन जाता है। मतलब एक भाग जो है गायब है, अब उसको जो है उसमें जोड़ना है, एक पूरा पैटर्न आपको बनाना है उत्तर दर्शाने के लिए। वो हमारी जो सीट होती है उसके सामने में जो वृत्त बनी रहती है उसको काला करना है। तो ये आपका 9वां प्रश्न। देखते हैं समस्या आकृति में।
वैसे मन में आपको इसको बैठा लेना है बच्चों कि ये देखिए मैं तो यहाँ पर ड्रा करके आपको बता दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए, लेकिन वहाँ पर आपको जो है अपने मन का प्रयोग करना है, मन गणित से जो है इस चीज़ को बनाना है। ये हो गया पूरी तरह से एक वर्ग, ठीक है, तब तो ये पैटर्न पूरा होगा। और हम देखते हैं जस्ट ये वाला जो है ना, ये तीसरा नंबर का, ये मान लो 1 है और ये आपका ये दूसरा नंबर है, ये तीसरा नंबर है और ये चौथा नंबर आपका गायब है। तो 2 के अनुसार ये 3 बना हुआ है, 2 के अनुसार आपका 3 बना हुआ है, तो 1 के अनुसार आपका ये चौथा खाना भी बनना चाहिए। तो आप देख लो कि 2 और 3 में किस तरीके से समानता है। उसी तरीके से आपको पहले नंबर का जो है ये वर्ग है ना, इसी के आधार पे आपको चौथा वाला बिंदु को देखना है। अब यहाँ पर देखते हैं तो उस हिसाब से ये लंबा खिंचाएगा, ठीक है, और ये इस तरह से है, तो ये यहाँ पर भी हमको ये वर्ग को पूरा करना है। फिर यहाँ पर देख रहे हो कि इस तरह से तिकोना दिया गया है, तो हमको भी वैसे ही तिकोना बनाना है। अब ये इस प्रकार से हो गया बच्चों। अब यहाँ पर ये वाला भी वर्ग कंप्लीट कर देना है। तो कैसा दिख रहा है आपको, कैसा दिख रहा है, आपका उत्तर कौन सा सही है, उस हिसाब से आप देखोगे तो सी जो है आपका सही उत्तर जा रहा है। अब देखिए 10वां में जो है आपको पैटर्न बनाना है किसके आधार पे, जैसा कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि 1 और 4 में किस तरह से ये बराबर बैठेगा। यहाँ पर जो है हम देख पा रहे हैं कि इधर वाला जो गोल है और इधर जो बनेगा उस पर हम दिमाग लगाने से पहले 1 मिनट, सॉरी, ये जो दूसरा और तीसरा का तालमेल कैसा है इसको हम देख लेते हैं। इधर जाकर के ये बिंदी बना हुआ है, ये देख रहे हो ये वाला, तो उस हिसाब से इधर ये बना, तो सेम हमको जो है इधर वो बना कर रखना है। ये वाला के लिए इधर है, तो ये वाले के लिए हमको इधर इस तरीके से हमको ये करना पड़ेगा, ठीक है। एक तो एक तरफ का हो गया। फिर हम देख पा रहे हैं कि ये जब इधर जो त्रिभुज बना हुआ है उसके लिए इधर ये बना हुआ है त्रिभुज, तो हमको जो ये गोला किधर बनाना पड़ेगा, जस्ट इसके नीचे से इस प्रकार से गोला बनेगा। तो उस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही है, जी हाँ बिल्कुल ये ऑप्शन जो है आपका सही बैठ रहा है। थोड़ा सा देखिए दिक्कत, कुछ प्रश्न जो है दिक्कत खड़ी कर सकती हैं, मेरे लिए भी दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन आपको घबराना नहीं है, आपको प्रश्न का हल करते रहना है। कुछ गणित तो आपकी दिमागी कसरत कराएंगी ही, सारे चीज़ इजी तो नहीं रहेंगे, कंपटीशन है ना। कमज़ोर को जो है पछाड़ते हुए जो हुनरबाज हैं उनको आगे आना है, ठीक। यहाँ पर देखते हैं, वैसे कोई कमज़ोर नहीं है बच्चों, सारे बच्चे जो है जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, परीक्षा की तैयारी करते करते जो आपको मिल जाना है वो परीक्षा को पास करने के बाद तो मिलेगा ही, आपको एक अच्छा विद्यालय मिलेगा ही, लेकिन जिसको नहीं मिलेगा उसको भी ज़्यादा मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। प्रोसेस जो है बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं हम 11वां नंबर का अब इस पैटर्न को पूरा करना है। पैटर्न जैसे ही पूरा करते हैं तो इस प्रकार से बन जाता है, इधर गुणा है और इधर क्या हमको धन को लाना है, और ये इस प्रकार से ये पैटर्न कंप्लीट करना है। तो कौन सा है गणित में, तो ये हम देख पा रहे हैं आपका उत्तर डी है, ठीक है, डी ऑप्शन इसका सही जा रहा है। 12वां में हम देखते हैं, 12वां में ये कंप्लीट हो गया। फिर ये देखते हैं और वैसे ही तीर का निशान रहेगा, ठीक, और ये कटन बिंदु प्राप्त रहेगा। तो देखते हैं कौन सा है सही, ठीक। यहाँ पर जो ये बना हुआ है और यहाँ पर दूसरा नंबर का है, ये थोड़ा सा ऐसे फ्लैट नहीं है, थोड़ा सा जो है इसको उभर करके ऐसा कर दिया गया है। वही तो देखिए थोड़ा सा, यदि इस प्रकार से यदि ऑप्शन रहता तो मेरा तो चला गया था, है ना। ये इस प्रकार से आपको बनाना है। तो उस ऑप्शन में देखें तो 12वां नंबर में जो है आपका ए ऑप्शन जो है सही बैठ रहा है, ठीक है। आगे हम देखते हैं और जो भी गणित है, ये 13वां नंबर का देखते हैं। 13वां नंबर का जो प्रश्न है 13 से जो 16 है उसमें भी समस्या आकृति पहले दी गई है और ABCD जो उत्तर आकृति हैं उसमें से एक सही ऑप्शन को चुनना है। ये यहाँ पर क्या है
कि ज्यामिति चित्र को पूर्ण करने वाला चित्र को ज्ञात करना है। यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाए तो कैसा चित्र बनेगा भीतर का, तो ये बहुत ईजी रहेगा। हम ये देख रहे हैं तो इस हिसाब से देखें तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, मतलब ABCD में हम देखें तो कौन सा उत्तर सही है। यहाँ पर थोड़ा सा जो है आपको मिलता जुलता दिखाई दे रहा होगा A और C, लेकिन आप ध्यान से देखोगे ना तो C ऑप्शन आपका सही बैठ रहा है। 14 नंबर का हम प्रश्न देखें तो ये इसको कंप्लीट करेगा। इस तरह से आप वर्ग जैसे बना लेते हैं तो आपको किस तरह से चित्र दिखाई दे रहा है। ABCD में कौन सा सही आपको लग रहा है? जी हाँ, D ऑप्शन जो है इसका सही बैठ रहा है। क्यों देख रहे हो यहाँ पर, इसको थोड़ा सा अच्छा सा मैं बना रहा हूँ, ये ऐसे कंप्लीट हो जाएगा बच्चों ये, तो उस हिसाब से देखोगे तो D ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल सही बैठ रहा है। बाकी में ये तो बड़ा हो गया और ये यहाँ पर तो इस प्रकार से वर्गाकार बना ही नहीं है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप इसको थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो। मैं थोड़ा आगे बढ़ रहा हूँ जल्दी से, है ना। अब 15 नंबर का क्वेश्चन देख रहे हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन में हम इसको जैसे ही कंप्लीट करते हैं तो हमको दिखाई दे रहा है कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है। जी हाँ, B ऑप्शन सही बैठ रहा है, ठीक है। बाकी में तो उस हिसाब से नहीं है, थोड़ा सा पतला हो गया है, ये ठीक बराबर आकृति में ये गया है। और भी देखें तो ये यहाँ पर थोड़ा सा ये वाला जो ऑप्शन ये सही है और ये थोड़ा सा बिगड़ गया है, इसलिए कुल मिलाकर हम देखें तो B ऑप्शन इसका सही उत्तर है। 16 नंबर में हम देखें, 16 नंबर को हम जब इसको कंप्लीट करें तो आपको जो है पता चल जाएगा बच्चों कि ये इस प्रकार से चित्र बन रहा है। ये इसको वर्ग बनाते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा। तो 16 नंबर का जो सही ऑप्शन है, इस ऐसा जो इधर वाला काला वाला भाग है जो इसको हम पूर्ण किए हैं, उसके हिसाब से आप देखोगे तो कौन सा नज़र आ रहा है, उस हिसाब से आपको नज़र आ रहा होगा A ऑप्शन सही है बिल्कुल। बाकी में ये पतला है और ये तो बहुत ही मोटा बन गया और ये यहाँ पर ये बिल्कुल लंबा बन गया है, तो ये ऑप्शन आपका सही है। हम देखते हैं 17 नंबर के प्रश्न में जाने से पहले निर्देश को पढ़ लेते हैं। 5वां भाग का निर्देश क्या बोलता है। ये यहाँ पर दिया गया है कि 4 चित्रों में 3 चित्र किसी विधि से एक समान है, एक जैसे हैं, लेकिन जो अन्य चित्र है वो उसको चयन करना है और अन्य चित्र को फिर दर्शाना है OMR शीट में। उसके सामने जो संगत असंज्ञा है उसके सामने में जो है वृत्त बनी रहती है गोला, उसको फिर काला करना है, ठीक है। आप देखिए 17 नंबर में ABCD 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आप थोड़ा सा देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा बच्चों कि क्या क्या गड़बड़ हो रही है। ये यहाँ पर हम देखें तो किसी न किसी बहाने से आपका B ऑप्शन जो है कुछ अलग दिखाई दे रहा है। आप बोलेंगे कैसे अलग है। ये यहाँ पर देखिए B ऑप्शन में, यहाँ पर देखें तो B ऑप्शन मानक जो इसका उत्तर दिया गया है वो B ऑप्शन है। क्यों इसको ऐसा किया है उस पर हम ज़्यादा नहीं जानते, आप लोग जो है उसको स्वतः आप देखेंगे, मुझे तो ज़्यादा समझ में नहीं आ रही है। ओके, ऐसा कुछ प्रश्न होता ही है जिसमें समझना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। 18 प्रश्न देखिए, बाकी उत्तर वो क्या है B रहेगा। 18वां प्रश्न का उत्तर जो है आप देख रहे हैं कि 3 गोले के बीच में है त्रिभुज और फिर हम देखते हैं तो फिर ये C जो है क्या है, चतुर्भुज बन गया और ये फिर पंचभुज बन गया। तो बीच में भाई साहब जो उल्टा टाइप का ये हैं जो कि किसी प्रकार से इसको नाम नहीं दे सकते, तो उस हिसाब से, और ये भी देख रहे हैं कि यहाँ पर ये 3 है, फिर ये 4 हो गया और ये फिर 5 हो गया। जितने जितने भुजा हैं उतने उतने गोल हैं, तो उस हिसाब से ये B ऑप्शन जो है बिल्कुल सही बैठ रहा है, ये अलग दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं 19 में रन है और ये इधर आप देख रहे हो कि B में जो UNR है, फिर NKU है, फिर RNU है। सारा चीज़ तो RUN से बन जा रहा है। ये C ऑप्शन जो है थोड़ा इसमें K भी आ गया है, इसलिए यही ऑप्शन जो है इसका सही रहेगा, अलग दिख रहा है वो। यहाँ पर देखते हैं कि एक वृत्त बना हुआ है, वृत्त के अंदर में
3 वृत्त हैं जिसमें से 2 वृत्त जुड़े हुए हैं। लेकिन डी में हम देखते हैं कि सारे वृत्त जो है जुड़े हुए हैं, इसलिए बी का ये डी हो जाएगा। ठीक है, हम 21 में अब आते हैं। 21 प्रश्न में ये जो कि भाग 6 है, भाग 6 में जो उत्तर आकृति में समस्या आकृति के समरूप चित्र को चुनना है। जैसा कि ये चित्र है उसी प्रकार से आपको जो चित्र नजर आ रहा है समस्या आकृति में जो ABCD डी दी गई है उसमें से आपको देखना है। तो पहले प्रश्न का उत्तर हम देखते हैं। 21 में हम देख लेते हैं कि ये ऊपर ऊपर में 2-2 है, नीचे जो है 3-3 है, तो उस हिसाब से देखते हैं। तो ये सी ऑप्शन जो है आपका सेम वैसे ही चित्र बना हुआ है, बाकी में कुछ ना कुछ अंतर है, आप देख लेंगे बच्चों वीडियो पॉज करके। 22वां नंबर का हम देखते हैं। 22वां नंबर के प्रश्न का उत्तर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऊपर ऊपर में तीर है, ऊपर ऊपर में तीर है, सभी में ऊपर ऊपर में तीर है, ये तो डी में नहीं है, ये गड़बड़ हो गया। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर बिंदी है इस प्रकार से, यहाँ पर ए में नहीं है इसलिए ये भी चला गया। अब हम देखते हैं कि नीचे में जो है इस प्रकार से ये बिंदी दी गई है, उस हिसाब से सी जो है बैठ रहा है, डी बी भी चला गया, सी जो है इसका सही उत्तर बन रहा है। 22 का क्या हो जाएगा? सी उत्तर। फिर उसके बाद 23 में देखते हैं कि 23 में ये तीर जो है बाहर बाहर क्यों निकला हुआ है, ये यहाँ तो अंदर में जा रहा है, ये गलत है। फिर हम देखते हैं बी भी गलत हो रहा है, सी भी गलत हो रहा है, ये डी जो है आपका सही बैठ रहा है उत्तर। तो 23 में जो है डी जो है इसका सही उत्तर है। 24 नंबर में हम देखते हैं। 24 नंबर के उत्तर में ये इस प्रकार से आप देख रहे हो कि ऊपर में तीर का निशान है, एक ही ओर जा रहा है, और ये जो गोला है वो बीच से कटा हुआ है, ये यहाँ पर नहीं कटा हुआ है इसलिए नहीं है। बी जो है कटा हुआ है, चलो इसको मान लेते हैं, और डी भी मान लेते हैं। दोनों में हम देखते हैं कि कौन सा उत्तर सही रहेगा। सी तो नहीं है, ऊपर में कटन बिंदु प्राप्त नहीं है। ऊपर वाले चित्र को देखते हैं कि एक तरफ चतुर्भुज है और एक तरफ गुणित है, उस हिसाब से बी में देखें तो एक तरफ चतुर्भुज है और गुणित है। यहाँ पर डी में जो है त्रिभुज और ये इस प्रकार से गुणित नहीं है, तो ये भी कट गया। सही उत्तर आपका जो है जा रहा है बी को, और ये 24 नंबर का जो उत्तर है वो बी रहेगा। आगे हम देखते हैं 25वां नंबर का प्रश्न। एक श्रेणी क्रम को पूरा करने के लिए दाईं ओर उपलब्ध उत्तर आकृति में एक चित्र का चयन करना है जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर प्रतिस्थापित किया जा सके। ये क्रम से आगे बढ़ रहा है, कौन सा चित्र उसमें ठीक बैठेगा, ऐसा इस प्रश्न का कहना है। आप बार बार हल करते हैं इस प्रकार से गणित, इसलिए ज़्यादा निर्देश को हम पढ़ नहीं रहे हैं, लेकिन आप जो है परीक्षा हाल में बाकायदा इसके लिए समय निकालेंगे बच्चों और अच्छे ढंग से इसको पढ़ेंगे। 25 नंबर में हम देखते हैं कि ऊपर में जो है गोल है, फिर नीचे चला गया है ना, तो ये दोनों से तुलना करना है, फिर ये उस हिसाब से इसका उत्तर आपको बनाना है। ये 25 नंबर का देखते हैं, तो 25 नंबर में ये हो जाएगा आपका सी उत्तर सही। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों? देखिए ऊपर में ये गोल है, फिर ये आ गया नीचे की ओर, उसी तरीके से ये गोल है तो आ जाएगा नीचे की ओर ये गोला, तो उस हिसाब से देखें तो ये है सी। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि 26 नंबर का प्रश्न ये जा रहा है, ये इधर जो है 1 2 3 4 और फिर आगे में ये त्रिभुज है। उसी प्रकार से देखते हैं ये दूसरा नंबर का, ये हो जा रहा है आपका 1 2 3, पहले में 4 अभी दूसरा में 3, इसमें 2, अब की बार तो एक ही रहेगा। तो देखते हैं ये इधर गया, फिर ऊपर की ओर गया, फिर इधर की ओर गया, अभी नीचे की ओर जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है आप बता पाएंगे? बिल्कुल ही सही उत्तर है डी नंबर का, क्योंकि नीचे की ओर आ रहा है। ठीक है, अब देखते हैं कि 27 नंबर का प्रश्न में क्या हाल है। यहाँ पर हम देखते हैं तो एक एक चीज़ जो है गायब हो रहा है। ये पहले यहाँ गायब हो गया, फिर दूसरे नंबर में ये गायब हो गया, अब तीसरे नंबर में गायब होगा तो ये वाला गायब हो जाएगा। अब उस हिसाब से देखें तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? बिल्कुल ही ए ऑप्शन सही होगा। बाकी तो कैसे कैसे बना है बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है ना, यही ऑप्शन जो है यहाँ पर आ जाएगा। 28 नंबर में हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है इधर दिशा की ओर, पहले आकृति में फिर इधर गया, फिर इधर गया, अभी ऊपर की ओर जाएगा, तो उस हिसाब से आपका सी उत्तर जो है सही जा रहा है 28 में। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं, ये आ गया आपका 8वां नंबर भाग। अब यहाँ पर आपको क्या दिया गया है कि समस्या आकृति के 2 सेट दिए गए हैं, है ना। समस्या आकृति ये दिया गया है, एक सेट में समस्या आकृति और फिर ये उत्तर आकृति का। तो जो प्रश्नवाचक जो चिन्ह है, जो प्रश्नवाचक चिन्ह है या खाली स्थान है, इसको मान लेते हैं, वो उसको भरना है
और प्रथम सेट के जो दो समस्या आकृति में एक निश्चित संबंध है, इस दोनों में जो एक निश्चित संबंध रहता है, तो उस वैसे ही इन दोनों के बीच में एक संबंध बनेगा। तो आप देख लीजिए कि दूसरे सेट में जो तीसरा और जो चौथा समस्या आकृति में जो है ये होना आवश्यक है। उसी तरीके से संबंध ये पहला और दूसरे के बीच में जो संबंध है, वैसे ही तीसरा और चौथा के बीच में संबंध होना चाहिए। ये ऐसा इस प्रश्न का कहना है। तो देखते हैं उस हिसाब से पहला जो और दूसरे में जो संबंध है, यहाँ पर देखिए 1 2 3 ये, और फिर हो गया क्या, ये हो गया कि इधर आकर के ये बड़ा वाला इधर पहुँच गया। तो इसी तरीके से यहाँ पर आपको जो है ये बड़ा, फिर मंझला, और ये फिर छोटे को हम इधर ले आएंगे। तो उस हिसाब से देखें तो बड़ा, मंझला और छोटा, ये बिल्कुल है आपका जो है उत्तर जो बन रहा है वो बन रहा है ए का। ठीक है, समझ पा रहे हैं? इसमें से एक को छोटा, एक को मंझला, एक को बड़ा मान लेना। यहाँ पर बड़ा जो है पीछे चला गया, तो 1 और 2 के बीच में जो संबंध था, वैसे ही 3 और 4 के बीच में छोटे को हम पीछे ले आएंगे। तो उस हिसाब से ए ऑप्शन सही बैठ रहा है। अब देखते हैं 30 नंबर का प्रश्न में हो क्या रहा है कि ये जो है नीचे की ओर ये आपका ये काला डब्बा है, और फिर ये खड़ा हो गया इधर से, तो ये बन गया ऊपर की ओर सफ़ेद डब्बा। तो उसी प्रकार इसको भी हम देखते हैं। तो ये नीचे ये इसको खड़ा करेंगे, और ये जो है काला हो जाएगा आपका सफ़ेद। तो हम देखते हैं तो उसमें बी ऑप्शन जो है सही बैठ रहा है। 31 नंबर में हम देखते हैं कि ये बाहरी जो है आपका षष्ठभुज है। अब इसको थोड़ा सा सीधा कर दिया है, अब ये थोड़ा सा इधर आकर के इधर सीधा हो गया है। और फिर हम देखते हैं कि इसको भी उसी तरीके से हमको दोनों के बीच में संबंध करना। तो ये घूम करके ये इधर हो गया, ये इसको घुमा करके हम इधर ले आएंगे। तो उस हिसाब से देखें तो उत्तर जो बन रहा है 31 नंबर का वो है सी ऑप्शन। ये देखिए ऊपर में पहुंच गया। ठीक है, 32 नंबर में देखते हैं कि त्रिभुज है, फिर चतुर्भुज है, फिर पंचभुज है। आने वाला जो चित्र है वो षष्ठभुज होगा, और यहाँ पर सब में धन का चिन्ह है, तो धन का भी चिन्ह रहेगा। तो उस हिसाब से आपका सी ऑप्शन जो है सही बैठ रहा है 32 नंबर का। आगे हम देखते हैं कि 33 नंबर का प्रश्न क्या है। यहाँ पर देखते हैं कि 33 से 36 में समस्या आकृति बाईं ओर दी गई है, और फिर दाईं ओर जो है ABCD 4 चिन्हित उत्तर आकृति हैं। इसमें से उस चित्र का चयन हमको करना है बच्चों कि जो उपलब्ध जो कट आउट है, मतलब ये छोटा छोटा जो कागज़ का टुकड़ा है उसको हम जोड़ करके कैसे आकृति बना सकते हैं। ये कुछ इस प्रकार से इस प्रश्न का अभिप्राय है। यहाँ पर हम देखते हैं कि 33 नंबर का जो प्रश्न है उसमें से एक तो आपका आयत है, फिर इस प्रकार से चित्र है, फिर आप देखेंगे ना उस चित्र को कि किसमें वो सही बैठ रहा है। वो सारे जो कटन बिंदु जो है एक जगह मिल जाना चाहिए। तो आप देखेंगे तो उस हिसाब से उत्तर में आपका 33 नंबर में सी है। आपका इस प्रकार से है, थोड़ा सा देख लीजिए। बाकी में कोई लंबा हो गया, कोई छोटा हो गया, जिस प्रकार से है ज़्यादा डिटेल में आप वीडियो पास करके देख सकते हो। 34 नंबर के प्रश्न में हम देखते हैं कि 4 इस प्रकार से कटन बिंदु हैं। तो 34 नंबर में हम इसका जो उत्तर देखें तो आपका ये बी सही बैठ रहा है, क्योंकि बाकी में तो उस हिसाब से दिया नहीं है ना। अब किस प्रकार से है, थोड़ा सा बैठ करके आराम से देखिए इस चीज़ को। 35 नंबर में हम देखते हैं, 35 नंबर में आपका जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा बी का। फिर 36 में देखिए, 36 में आपका रह जाएगा ए का। बाकी में ऐसा कुछ नहीं है, मैं ऐसा आगे बढ़ा रहा हूँ जल्दी में, इसलिए ताकि वीडियो लंबा ना हो, आप आराम से देख सकते हैं। ठीक है, कि क्यों इस प्रकार से उसकी हालत जो है अलग अलग बन रही है। 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन की, और एक ऑप्शन जो है क्यों सही है वो आप देख लेंगे। अब ये भाग 10वां है, आखिरी है मेंटल एबिलिटी का। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि 4 ऑप्शन दिया गया है, उस चित्र को चुनना है बच्चों जिसमें समस्या आकृति जो छिपा हुआ है, सम्मिलित है, वो कौन सा आकृति इसमें 4 ऑप्शन में कहाँ पर वो छिपा हुआ है। ये जैसा कि ये एफ टाइप का है ना, ये एफ किस में छिपा हुआ है उसको आपको थोड़ा गेस करना है आपको। तो यहाँ पर हम देखें तो सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही बैठ रहा है। आप कैसे जल्दी बोल दिए सर जी, ये सर देखिए यहाँ पर ये इस तरीके से ये है एफ बना हुआ है। ठीक है,
जेड देखते हैं, तो जेड तो यहीं पर है जैसा लग रहा है मुझे, ठीक है। तो ये उत्तर जो है क्या है आपका 38 में, 38 में आपका उत्तर जो है जेड तो यहाँ पर भी है उस हिसाब से, ठीक है, जेड तो इधर भी है। तो फिर हमको ये देखना पड़ेगा बच्चों कि सही जेड कौन सा है। तो यहाँ पर सही जेड आपका बन रहा है डी ऑप्शन में, ठीक है। ये इसी के जैसा ये यहाँ पर, ये तो थोड़ा सा ये लंबा हो गया ये वाला पोर्शन, तो उस हिसाब से हम डी को हम जाते हैं, ठीक है। 39 में देखते हैं, 39 में आपका जो है उत्तर जो है ये यहाँ पर बी में आपको साफ दिखाई दे रहा होगा, इसलिए उत्तर है जो है बी ऑप्शन है। यहाँ पर देखते हैं कि 40 नंबर में बी ऑप्शन सही बैठ रहा है। कैसे बोल दिए सर बोलोगे आप, तो इसके लिए आप देख पा रहे हो यहाँ पर, ठीक है। तो ये 40 का ये उत्तर बन रहा है। ये तो हो गया मेंटल एबिलिटी का। अब आते हैं हमारा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिस पर बच्चे जो है ज़्यादा मतलब समय भी लेता है और यही इसकी तैयारी भरपूर करनी रहती है, अंकगणित परीक्षण की। मेंटल एबिलिटी में तो होता क्या है कि बच्चे जो है 40 में 40 ले ही आते हैं, जो इसको क्वालिफाइड करना पड़ता है। उसमें से एक भी आपकी गलती ना हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है। अंकगणित और हिंदी की बात कुछ अलग है। अब अंकगणित में आते हैं कि पहला जो प्रश्न है, प्रश्न जो है समय और दूरी से है। 4 घंटे 30 मिनट की यात्रा, कितना मिनट की यात्रा, 4 घंटा 30 मिनट की यात्रा करने के पश्चात हम दोपहर बाद 2:10 में पहुंचते हैं। यहाँ पर दोपहर 2:10 में पहुंचते हैं। जब इस प्रकार से प्रश्न रहेगा तो आप ये देखिए कि 1 बजे और ये 2 बजे और ये 10 मिनट है ना, 10 मिनट ये हो गया। और ये आपका जो है 12 बजे, 12 बजे के बाद इधर कितना हो रहा है उसको हम थोड़ा सा आकलन करेंगे। देखिए यहाँ पर 2 घंटा 10 मिनट तो ऐसे ही हो गया, आपको 4 घंटे 30 मिनट में इसको घटा देना है। 4 घंटे 30 मिनट में आपको कितने को घटा देना है, 2:10 को घटा देना है। तो उत्तर आ जाएगा आपका 20 मिनट इधर, और ये 2 घंटा 20 मिनट। तो आपको 12 बजे से 2 घंटा 20 मिनट आगे की ओर सोचना है। तो ये हो जाएगा आपका 11 बजे, और ये फिर 10 बजे, ये 2 घंटा हो गया। और हम आगे 20 मिनट हम यदि देखें तो 9:40 सुबह बन रहा है। ऑप्शन में है क्या 9:40? जी हाँ, डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही बैठ रहा है। ये 9:40 पूर्वाह्न, ये इसका सही उत्तर है। डिटेल में जानना होगा तो आप कमेंट में लिख करके जरूर इस चीज़ को बता देंगे। हम उससे संबंधित जो है और भी गणित को हल करके बताएंगे, और जो छोटी छोटी बातें जो समझ में नहीं आ रही है वो भी हम पूरी तरह से उसको बताने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर ज़्यादा डिटेल हम इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि एक वीडियो लंबा हो जा रहा है। मैं बार बार इस चीज़ को बता रहा हूँ, लेकिन पूरा वीडियो लंबा हुआ तो क्या हुआ, आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी मिल जानी है, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं कि 1/2, 3/4, 5/12 और 7/16 में से कौन सी संख्या बड़ी भिन्न है। अब यहाँ पर देखिए 2 का आधा 1 है ना, अब ये 4 का आधा तो हो जाएगा 2, लेकिन ये 3 कुछ ज़्यादा है, कुछ ज़्यादा ऐसे ही समझ सकते हो आप। 1 का आधा 2, मतलब ये देखिए भिन्न के रूप में हम जैसे देखें तो दोनों का चित्र कुछ इस प्रकार से बनेगा, ये 1/2 और ये 3/4, ठीक है। 3/4 में 3 भाग जो है, 1 मिनट, कुछ इस तरीके से आप हम देखते हैं कि 1/2 को जब दर्शित करना रहेगा तो ये 2 भाग में बांट देना है और 1 भाग को कलर कर देना है, तो ये जितना टुकड़ा है ना। उसी प्रकार से 3/4 में हम देखें तो 4 भाग आपको करना है, फिर आपको उसको 3 भाग को कलर करना है। तो उस हिसाब से आप देख पा रहे हो कि पहले से जो है ये कुछ ज़्यादा ही है। बाकी में तो ये 12 का आधा 5 नहीं होता, 6 होता है, तो ऐसे भी कम हो जाएगा। और ये 16 का आधा तो 8 होता है, यहाँ पर 7 दिया है, तो ये तो छोटा तो है ही। हम दोनों को देखते हैं तुलना करके, तो उस हिसाब से 3/4 जो है सही बैठ रहा है। तो 42 का जो उत्तर है आपका 3/4 है। ये आप आरेख खींच करके भी बहुत कुछ जो है जल्दी में बना सकते हो गणित को। यहाँ पर एक प्रश्न है कि एक आयत का परिमाप जो है 96 मीटर है। आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 2 गुनी है, तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा। आयत का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, और परिमाप का दिया है, और लंबाई और चौड़ाई तो दी नहीं है, बस इतना।
प्रश्नानुसार बता दिया गया है कि लंबाई जो है चौड़ाई से दोगुनी है। तो आपको जो है लंबाई और चौड़ाई का उत्तर ज्ञात करना पड़ेगा, फिर जाकर के आप क्षेत्रफल बना सकते हो। तो यहाँ पर आपको चौड़ाई को मानना पड़ेगा x, तो लंबाई उस हिसाब से दोगुनी हो जाएगी, तो 2x हो जाएगा। ठीक है, 2x। तो यहाँ पर देखते हैं कि आयत की परिमाप, तो 2 बार जो है लंबाई है, तो 2x धन 2x धन x धन x, ये हो गया, ये चौड़ाई है ना, जैसे कि आयत रहता है ना, ये आयत। तो ये यहाँ पर बोल रहा है कि चौड़ाई की दोगुनी है, चौड़ाई जो है x है और लंबाई तो फिर 2x हो जाएगा। तो इधर भी x रहेगा, इधर भी 2x रहेगा, तो परिमाप क्या हो जाएगा, इधर x 2x x 2x सबको जोड़ोगे तो उसी हिसाब से 4x और ये x करके 2x हो गया, मतलब 6x हो गया। देख रहे हो, 1 2 1 और 2, इन सबको जोड़ोगे तो 6x हो जाएगा। 6x बराबर हो गया आपका 96। 6x बराबर क्या हो जाएगा आपका 96। फिर इधर इसको पक्षांतर कर देंगे, 96/6, 6 का पहाड़ा पढ़ोगे, कितने बार में 96 कटेगा, 6 कम 6, 9 में 6 गया, बच गया 3, 6 6 36, मतलब आपका चौड़ाई आ गया 16। तो एक बार हम सबको मिटा देते हैं, कितना आ गया 16, चौड़ाई कितना आ गया 16 चौड़ाई। तो हो जाएगा आपका लंबाई कितना हो जाएगा, उससे दुगुना, और दोनों को फिर हम गुणा कर देंगे, क्योंकि क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। तो उत्तर क्या आ जाना है, ये इसको देख लीजिए, 2 का गुणा हम 6 से करते हैं, तो 2 छिक्का 12 हो गया, हाथ में आया 1, फिर 2 एकम 2 और 1 3। ठीक है, फिर ये 3 छिक्का 18, हाथ में आया 1, 3 एकम 3 और 1 हो जाएगा आपका 4। तो उस हिसाब से आप देखते हैं, 2 3 और 8 हो गया आपका 11, हाथ में आया एक, ये 512। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है देख रहे हो, 512 वर्ग मीटर, ये इसका सही उत्तर है। अब आते हैं 44 नंबर के गणित पर। एक बर्तन का 2/5 भाग पानी से भरा हुआ है, उसे पूरा भरने के लिए 21 लीटर पानी की और ज़रूरत है, बर्तन की धारिता क्या है। अब ऐसे प्रश्न आते हैं तो थोड़ा सा जो है एक बार जो है चित्र के रूप में इसको बना लेना कि 2/5 भाग पानी से भरा हुआ है, 5 भाग में इसको बांट देना है। ठीक है, 3 4 5 ये, और उसमें से 2 भाग जो है भरा हुआ है, ये इस प्रकार से ये भरा हुआ है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इस बर्तन को जो है पूरा भरने के लिए 21 लीटर पानी की आवश्यकता और पड़ रही है। तो पूरा बर्तन जो है कितना पकड़ रहा होगा, ये आपको बताना है। जब इस प्रकार से आप चित्र बना लोगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा। मतलब देखिए 3 भाग बचा हुआ है, उसमें 21 लीटर की आवश्यकता है, तो एक भाग में कितना हो जाएगा, 21/3, मतलब 7 या 21, 7, मतलब 1/5 भाग में आपका क्या होगा, 7 लीटर में भर जा रहा है। तो ये पूरा 5 भाग है, तो 7 5 6 35 लीटर की आवश्यकता पड़ेगी। 44 का उत्तर जो है आपका सी ऑप्शन बन रहा है। कैसे ये बन रहा है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जा पाएंगे, यदि आपको परेशानी हो रही है तो कमेंट करके आप भेज देंगे, तो ये इसका उत्तर हम विस्तृत रूप से बता देंगे। ठीक है, वैसे ये बहुत कुछ जो है मैं आप लोगों को क्लियरफाई करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। यहाँ पर दिया गया है, निम्न संख्याओं में से कौन सी अभाज्य संख्या है। वैसे जनरली बच्चे जो है 1 से 100 तक जो 25 अभाज्य संख्या है उसको याद करके जाते हैं, लेकिन बच्चों आपको 200 तक कम से कम बिल्कुल देख ही लेना है, और अधिक से अधिक देख पाओ तो और अच्छी बात है। तो आपको जो है जब तैयारी किए रहोगे ना, तो पता चलेगा कि जो बी ऑप्शन है 113, ये है इसका सही उत्तर। आगे हम देखते हैं ये 46 नंबर का प्रश्न को, हम ये जो है पूरा ऊपर का ये इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, ताकि हम इसको थोड़ा सा हल यहीं पर कर पाएँ प्रश्न के आगे में ही, ताकि आपको समझने में आसानी हो। प्रश्न है 4 और ये कोष्टक के बाहर में कुछ चिन्ह नहीं है, यानी गुणित का चिन्ह है। ठीक है, कोष्टक के अंदर में पहले उसको हल करना है। कोष्टक के अंदर में है 10 धन 15 भागित 5, फिर गुणा है, फिर 4 है, फिर ऋण है, 2 है, गुणा है, फिर 2 है। तो एक बोडमास का नियम है, उसके हिसाब से आपको जो है ये सरल करना है। बोडमास क्या कहता है कि पहले ब्रैकेट का हल करना है, तो ब्रैकेट का तो हल कर लेंगे, ब्रैकेट के अंदर में जो पहले भाग है उसको हल करते हैं। तो भाग को हल करेंगे तो ये इसकी जगह में हम क्या लिखेंगे, 3 लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि
5 या 15 हो जाता है। फिर आपको गुणा करना है, तो गुणा करना है तो फिर हम देखते हैं कि ये हो जाएगा 3 चौक 12 और ये इधर भी ये गुणा होगा तो 12 में ये 4 जो है क्या हो जाएगा फिर घटेगा, लेकिन घटाने तो बाद में करेंगे। ये हो गया आपका 12 और ये हो गया 4, ये उससे पहले हमको जो है ऐड करना है बोडमास के नियम के अनुसार। अब हमको जोड़ना है किसके साथ, 10 के साथ 12 को जोड़ देना है तो हो जाएगा 22। फिर 22 में आपका 4 घटेगा तो 4 घटेगा तो हो जाएगा 18 और 18 को फिर जा कर के 4 से क्या करेंगे हम गुणा करेंगे। तो जैसे ही हम गुणा करते हैं तो 18 चौक आता है आपका 72। तो सी ऑप्शन इसका सही उत्तर रहेगा। फिर हम आगे देखते हैं 47 नंबर के प्रश्न में 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई रेलगाड़ी दिल्ली से पटना के बीच की दूरी 10 घंटे में पूरी करती है और यदि ट्रेन के बीच में 2 घंटे 30 मिनट तक ये ट्रेन जो है बीच में 2 घंटे 30 मिनट तक रुकती है तो दिल्ली से पटना के बीच की दूरी कितनी है। इसके लिए जो सूत्र है वो क्या है, चाल बराबर दूरी बटे समय, ये आपका जरूरत पड़ने वाला है। यहाँ पर चाल बराबर दूरी बटे समय में चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा और यहाँ पर जो दूरी है उसी को आपको हल करना है तो इसको एक समान लीजिए या दूरी ही लिख दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर ट्रेन जो है 2 घंटे 20 मिनट तक रुकती है, ये रुका हुआ है तो वो तो गति में नहीं आएगा, रुका हुआ है तो उसको हम घटाएंगे। किससे घटाएंगे, 10 घंटे से घटाएंगे और 10 घंटे मतलब सीधा सीधा बोले तो 600 मिनट। 600 मिनट में आपको जो है 2 घंटा 30 मिनट तक रुका हुआ है, मतलब मिनट में हम देखें तो कितना घंटा, 1 घंटे का 60, 2 घंटे का हो गया 120 और 30 मिनट और है माने 150 मिनट, मतलब 150 मिनट वो रुका हुआ है। तो सीधा सीधा देखें तो 450 मिनट ये गति कर रही थी, तो ये इसको समय में हम लिख लेते हैं, ठीक है। अब 100 बराबर हम यदि हल करेंगे तो क्या हो जाएगा कि 450 को 80 से जो है गुणा करेंगे, ये पक्षांतर होगा तो उस हिसाब से मैं देखूं तो उत्तर आ जा रहा है हमारा कितना उत्तर आ जाएगा। इसको थोड़ा सा मैं मिटा दे रहा हूँ नीचे वाले को ताकि आपको डिस्टर्ब ना हो। पहले तो 2 शून्य को हम लिख ही लेते हैं, ठीक है। 2 शून्य लिखेंगे और फिर 45 का दुगुना हम देखें 45 दूनी हो जाता है 90 और ये इसका 4 बार तो 9 चौक 36, ये हो गया आपका 360। मतलब कुल मिला के हम देखें तो ये हो गया आपका कितना हो गया 36,000। अब 36,000 को जो है ये हो गया आपका मिनट, 36,000 मिनट। अब हमको इसको जो है 36,000 मिनट बोलता हूँ, 36,000 मीटर हो गया। अब 36,000 क्योंकि मीटर में है ये दूरी है ना, 36,000 मीटर है। अब इसको मीटर नहीं है वो किलोमीटर है, ठीक है, क्योंकि किलोमीटर है, ठीक। कौन सा किलोमीटर है 80। तो यहाँ पर हम इसको प्रति घंटा के हिसाब से अब देखते हैं तो 1 घंटा में आपका तो 60 मिनट होता ही है, तो उस हिसाब से हम इसको काट रहे हैं। 6 कम 6 6 6 का 36 तो ये हो जा रहा है 600। तो 600 इसका सही उत्तर बैठ रहा है, तो ये उत्तर जो है इसका सही है। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि ये 48 नंबर का पहले 2 है, फिर 3 है, फिर 6 है, फिर 11 है, फिर 18 है। अगले क्रम में जो है अगली संख्या क्या होगी, तो इसका जो सही उत्तर है वो है 27। कैसे, वो ऐसा है कि 2 में 1 जोड़े तो 3 आया, ठीक है। फिर 3 में जो है 3 जोड़े तो 6 आया। फिर 6 में जो है आपको जो है 5 जोड़ना है तो 11 आएगा। 11 में फिर 7 जोड़ना है तो 18 आएगा और 18 में फिर 9 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 27। इसलिए ये ऑप्शन सही है। फिर हम आगे देखते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, तो ये तो आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल ही जानते होंगे कि 180 अंश होता ही है। अब इसको जो है ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं क्योंकि ये आपको एक कॉमन सेंस है, ये आपको आना चाहिए। यदि इसके संबंधित यदि आपको कोई और समझना ही है कि 180 अंश कैसे होता है तो फिर उसके लिए आप कमेंट कर दीजिए, हम इससे संबंधित जो है वीडियो बना देंगे, ठीक है। 50वां नंबर का जो प्रश्न है वो एक कबड्डी मैच में 20-20 मिनट के 2 हाफ होते हैं। यदि
मैच के कुल समय के 5% बराबर टाइम आउट लिया जाता है तो टाइम आउट का समय कितना है। मतलब सीधा सीधा इसका ये है कि 40 मिनट 20-20 मिनट के 2 हाफ होते हैं, मतलब हो गया 40 मिनट। और यदि मैच के कुल समय के 5% बराबर टाइम आउट लिया जाता है, मतलब 40 का 5%, तो ये 5/100 हो गया। इधर इसका जो है नीचे का 1 शून्य, ऊपर का 1 शून्य कट गया, फिर 5 एकम 5, 5 दूनी 10, फिर ये 4/2 आ गया। 4/2 मतलब 2 मिनट, है ना। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये 2 मिनट ये टाइम आउट का समय है। तो बी ऑप्शन इसका सही उत्तर बनेगा। तो इस प्रकार से 50वां नंबर का जो उत्तर है वो है बी। है कि एक दुकानदार 15 रुपये में 3 वस्तुओं को खरीदता है और 24 रुपये में 4 वस्तुओं को बेचता है, तो लाभ प्रतिशत कितना है। देखिए 15 रुपये में 3 वस्तुओं को खरीद ले रहा है, मतलब एक वस्तु को खरीद रहा है वो 5 रुपये में, और 24 रुपये में 4 वस्तुओं को बेच देता है, मतलब एक वस्तु को बेच रहा है वो 6 रुपये में, तो लाभ प्रतिशत कितना है। तो यहाँ पर कितना लाभ कमा रहा है वो 1 रुपया कमा रहा है। कितने में 1 रुपया कमा रहा है, 5 रुपये में। अब इसका हम प्रतिशत जब हम इसको देखते हैं तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये हो गया। उत्तर आ गया आपका 20। तो 20% इसका सही उत्तर है, बी ऑप्शन सही जाएगा। 20,000 रुपये का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष का मिश्रधन होगा। अब यहाँ पर देखते हैं कि 20,000 का आपका 8%, तो 20,000 गुणित 8% माने 8/100। यहाँ पर ये शून्य कट गया, ये शून्य, ये, और इस तरीके से हम देखते हैं तो क्या हो जाएगा आपका कि 208 मतलब 1600। ठीक है, ये 1600 आपका 1 साल का ब्याज हो गया। 5 वर्ष के ब्याज के लिए जाएं तो इसका गुणा हम 5 से हम जब करेंगे तो 8,000 रुपये केवल ब्याज हो जाता है। अब उसको मिश्र धन चुकाना है, मतलब मिश्र धन मतलब ब्याज को भी देना है और साथ में ये जो मूलधन है ना 20,000 इसको भी देना है, तो ये हो जाएगा आपका 28,000 रुपये। तो डी ऑप्शन इसका सही उत्तर बनेगा। 53 नंबर का प्रश्न है कि कोष्टक में 1/2 ऋण, 1/3 धन, 1/4 कोष्टक बंद भागित 5/14 का मान होगा। अब यहाँ पर देखते हैं कि कोष्टक का पहले हल करना पड़ेगा। 2, 3, 4 का जो है हमको अभाज्य गुणनखंड निकालना है, मतलब ऐसी गुणनखंड जो सभी में विभाजित हो। तो हम उस हिसाब से देखें तो 12 जो है क्या होता है सब में विभाजित हो जाती है। 2 में वो 6 बार में होती है, तो 6 एकम 6 हो गया ऊपर में। ये 3 में हम देखें तो 4 बार में विभाजित हो जाती है, तो 4 का गुणा 1 से हम कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4, ऋण 4 हो गया। और फिर ये 4 का हम जब पहाड़ा पढ़ें तो ये 3 बार में होती है, तो ये धन, फिर ये हो जाएगा 3 एकम 3। तो इस प्रकार से हम देखें तो इसका जब हल करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तो ये 4 और 3 हो गया 7। ठीक है, अब यह इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि यहाँ पर जो है जो धनात्मक जो संख्या है वो है 6 और 3 9 हो गया। 9 में आपका 4 घटेगा तो हो जाएगा 5/12। 5/12 को जो है भागित देना है आपको 5/14 में, तो क्या उत्तर आएगा। अब ये इसको मोटा मोटा हम इसको यहाँ पर लिख देते हैं कि 5/12 भागित 5/14, तो उत्तर क्या हो जाएगा। उत्तर जब इस प्रकार से रहेगा तो ये पलट जाता है, जब इसको गुणा के रूप में हम लिखते हैं तो इस प्रकार से होता है 14/5 हो जाता है। ये कट गया, ये कट गया, फिर हम 2 से काटते हैं कि 2 छिक्का 12, 2 सत्ते 14, ये हो गया आपका 7/6। जब इसको मिश्र भिन्न में बदलना है तो 6 एकम 6 पूरा पूरा भाग गया ये, और ऊपर में शेष बचा, ये ऊपर में रख देंगे, 6 का नीचे में 6 में, मतलब ये हो जाएगा आपका ऑप्शन जो है डी, देख रहे हो, 1 सही 1/6, ये इसका उत्तर रहेगा। ठीक है, अगला जो प्रश्न है वो है 54। ए बी सी डी और ई 5 गांव हैं जो बराबर दूरी पर स्थित हैं, सब जगह जो है बराबर बराबर की दूरी पर है। यदि ए और सी के बीच की दूरी 9 है तो बी और ई के बीच की दूरी क्या है। आपको एक गांव का तो पहले देख लो, है ना। ए बी सी डी बराबर बराबर दूरी पर है, ए और सी के बीच की दूरी मतलब ए और सी के बीच की दूरी मान लो x है, और ये यहाँ पर 9 है, तो 9 का आधा हो जाएगा, 9 का आधा हो जाएगा 4.5, है ना, मतलब ये हो गया। अब
क्या है, बी और ई के बीच की दूरी कितनी होगी, बी और ई की दूरी। अब सीधा सीधा इसमें 4 का गुणा कर दो, क्योंकि एक नहीं सॉरी 4 का नहीं, 1 2 3, 3 का गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा ये कि 3 5 6 15 का 5 हाथ में आया 1 और 3 चौक 12 और 1 13, मतलब 13 किलोमीटर, 13.5 किलोमीटर की ये ऑप्शन है। ठीक है इसका सही उत्तर। फिर 55 हम देखते हैं कि एक बस में 70% पुरुष और 24% महिलाएं और 3 बच्चे हैं। यहाँ पर 3 को जो है प्रतिशत में नहीं दिया, खाली संख्या में दे दिया, 3 बच्चे थे। बस में कुल यात्रियों की संख्या क्या थी, ये आपको बताना है। तो पहले ये ज्ञात कर लो कि बच्चों का प्रतिशत कितना था। यहाँ देखिए 70% पुरुष और 24% महिला, तो बच्चे का कितना हो जाएगा, 70 और 24 को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, कितना हो गया, 70 और 24 को जोड़ेंगे तो 94%। ठीक है, तो बच्चे की संख्या कितनी हो गई, 6%। तो कितनी संख्या का 6%, कितनी संख्या का 6% जो है कितना हो जाता है, उत्तर कितना आता है, 3 आता है, ऐसा मान के चलिए। तो हम इसको इधर पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका ये इस तरीके से, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और ये फिर 2 एकम 2, 2 पंचे 10 और ये 0 50। मतलब यहाँ पर जो है 50 का जो है आ रहा है आंकड़ा, 50 का 6% जो है 3 बच्चा है, माने कुल जो है 50 हैं। अब यहाँ पर देखिए बस में कुल यात्रियों की संख्या क्या थी, तो उस हिसाब से इसका जो सही उत्तर है वो क्या है, ए 50। अगला प्रश्न है 56 में 4 अंकों की सबसे छोटी सम संख्या जिसकी सभी अंक अलग अलग हैं। वैसे हम देखें तो 4 अंक की जो सबसे छोटी संख्या होती है वो है 1000, लेकिन इसके सभी अंक अलग अलग होना चाहिए। तो हम देखें तो यहाँ पर सीधा सीधा तो ये पहुँच जाएगा कि 1000 हम से देखते हैं, 12 में भी देखते हैं तो 3 ही अंक है, एक एक मिल जा रहा है। फिर उस हिसाब से देखें तो यहीं पर हम देख लेते हैं, ये तो सम संख्या नहीं है, ये मान के चलते हैं। जो छोटी से छोटी है ये भी आपको बताना है। यहाँ पर ये तो एक सम संख्या है और ये छोटी है क्या सबसे, बिल्कुल ये छोटी है। तो इसका उत्तर जो है ज़्यादा ताम झाम ना करते हुए ऐसे ही देख करके आप बता लेना कि बी है। ठीक है, अब इसको ऐसे ही बन जाएगा। ठीक है, 3 लगातार संख्याओं का औसत 8 है, उनमें से सबसे छोटी संख्या का वर्ग है। 3 लगातार संख्याओं का औसत, तो इसके लिए हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं। मान लो एक जो छोटी संख्या है वो 1 से है, फिर दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, 1 से धन 1 हो जाएगा क्योंकि लगातार है। फिर तीसरी संख्या क्या हो जाएगा, 1 से धन 2 हो जाएगा। और इनका औसत कितना बन रहा है, वो 8 बन रहा है। तो 3 का औसत बन रहा है 8, मतलब ये टोटल सबका योग कितना हो जाएगा, 8 या 24, ये 24 मान के हम चलते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये कितना हो जाएगा, 1 से का 3, 1 से धन 3 बराबर हम इसको मान लिए 24। ठीक है, फिर 3 को इधर पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा 24 में 3 जाएगा तो ये 21 हो जाएगा, माने 3 1 से बराबर हो गया आपका 21। तो 1 से बराबर क्या हो जाएगा, 21 में 3 को हम भाग दे देते हैं तो 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, मतलब 7 आ रहा है। तो 7 का वर्ग क्या है, जो कि छोटी संख्या है, 1 से बराबर 7, तो 7 सत्ते 49। तो उत्तर सही उत्तर क्या है इसका 57 नंबर का, वो है बी ऑप्शन 49। तो आशा है आपको समझ में आ गया होगा। यदि नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करके आप हमको लिख भेजिए। 58 नंबर का प्रश्न है, दिए गए मैदान के 5 चक्कर लगाने से कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। बिल्कुल इसको परिमाप को आपको जानना है, फिर उसको जो है 5 से गुणा कर देना है ना। तो यहाँ पर देखिए 25 है, 25 और इधर है 50, दोनों को जोड़ दोगे तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दोनों को हो जाएगा, इधर फिर भी आप इधर लिख दीजिए 25 और इधर लिख लीजिए 50। तो 50 50 तो हो गया 100 और इधर 25 25 हो गया 50, मतलब 150। और 5 चक्कर लगाना है बच्चों, तो 5 चक्कर लगाए, 5 बार इससे गुणा कर देना। ठीक है, 5 शून्य शून्य का 0, 5 5 25 का 5, हाथ में आया 2 और ये 5 एकम 5 और 2 हो जाएगा 750। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 58 में, देखिए 58 में सी ऑप्शन जो है 750 ये मीटर होगा। अब देखते हैं कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का योगफल होता है।
तो सबसे पहले तो ये देखिए कि प्रथम 10 विषम संख्या है क्या चीज। वैसे प्रथम 10 विषम संख्या बोल दिया है, तो अंतिम संख्या अब इसमें से देखते हैं। तो इसके लिए जो सूत्र होता है वो है अंतिम संख्या का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं तो प्रथम 10 विषम संख्याओं का योगफल, तो अंतिम संख्या क्या हो जाएगा आपका 10 है बोल रहा है ना। तो 10 का जो वर्ग हो जाएगा 10 गुणित 10 मतलब हो जाएगा 100। तो यहाँ पर उत्तर है इसका बी सही उत्तर। ठीक है, प्रश्न है एक्स और वाई धनात्मक संख्याएं हैं तथा उनका अंतर 1 है, तो उनका लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा। तो उस हिसाब से आप इसको देखोगे तो एक उदाहरण ही देख लेना। मान लो एक्स वाई जो है दोनों धनात्मक संख्याएं हैं। उदाहरण स्वरूप आप ये देखते हो कि 2 और 3 आप ले रहे हो, है ना, क्योंकि उनके बीच में अंतर कितना है, 3 और 2 के बीच में 1 है। तो जब इनका आप लघुत्तम समापवर्तक निकालोगे तो 2 और 3 का क्या करेंगे, आप लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे तो दोनों का आपस में गुणा करना होता है। ठीक है, तभी हमको पता चलता है। तो ये इस हिसाब से सी ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर है, एक्स गुणित वाई। तो इस प्रकार से आपका गणितीय खंड का ये सारा प्रश्न का उत्तर हमने बता दिया। आगे हम देखते हैं कि भाषा परीक्षण आती है जिसमें 4 अनुच्छेद दिया रहता है और प्रत्येक अनुच्छेद में 5 अंक दिए रहते हैं। सावधानी से पढ़ना होता है और जो संभावित उत्तर है उसके आगे में जो है फिर ये हमको बिंदी में क्या करना है, काला करना होता है। अब यहाँ पर देखिए अनुच्छेद 1 है और ये इसको हम पढ़ेंगे और फिर तुरंत जो है इसका उत्तर हम निकालेंगे। ठीक है, हर साल दुनिया भर में कई भूकंप आते हैं। साधारण शब्दों में भूकंप का अभिप्राय पृथ्वी के कंपन से होता है। यह एक प्राकृतिक घटना है जिसमें पृथ्वी के अंदर से ऊर्जा के निकलने के कारण तरंगें उत्पन्न होती है। भूकंप से उत्पन्न तरंगे को भूकंपीय तरंगे कहा जाता है। इन्हें सिस्मोग्राफ द्वारा नापा जाता है। पृथ्वी की सतह से नीचे के स्थान जहाँ भूकंप का केंद्र स्थित होता है हाइपोसेंटर कहलाता है। पृथ्वी की सतह के ऊपर स्थित वह स्थान जहाँ भूकंपीय तरंगे सबसे पहले पहुँचती है अधिग्रहण कहलाता है। भूकंप के कुछ प्रकार हैं, विवर्तनिक भूकंप, ज्वालामुखी भूकंप, मानव प्रेरित भूकंप, है ना। भूकंप की तीव्रता को रिक्टर पैमाने पर नापा जाता है ना, मापा जाता है। इस पैमाने का नाम इटली के भूकंप विज्ञानी मर्केली के नाम से रखा जाता है। अब यहाँ पर जो प्रश्न दिया है कि प्राकृतिक घटना है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है भूकंप, क्योंकि भूकंप के बारे में यहाँ पर बताया गया है। सिस्मोग्राफ द्वारा क्या नापा जाता है, सिस्मोग्राफ द्वारा नापा जाता है तरंग को। यहाँ पर है, आप देखेंगे तो पता चल जाएगा। यहाँ पर सिस्मोग्राफ भूकंपीय तरंगे कहा जाता है, इसे सिस्मोग्राफ द्वारा नापा जाता है, उसके तरंगों को नापते हैं। यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाएगा, यही तो है भाषा परीक्षण में, इसको स्पष्ट रूप से आपको समझना होता है। कंपन का क्या आशय है, कंपन का आशय जो है कांपना से है। पृथ्वी की सतह पर क्या होता है, पृथ्वी की सतह पर होता है अधिक केंद्र। अब इसको आप जो है ऊपर में जाकर के फिर से देख सकते हो कि किस तरह से प्रश्न है, उसका उत्तर क्या है। दोबारा आप देख सकते हो वीडियो को फिर से रिवाइज करके। अब यहाँ पर देखते हैं कि भूकंप का उदाहरण नहीं है। यहाँ पर 3 भूकंप का उदाहरण हमने बताया था, जिसमें से विवर्तनिक को बताया था और जो बताया था ज्वालामुखी को और मानव प्रेरित को। तीव्र भूकंप नहीं है, तो इसका उत्तर यही सही है। ठीक है, आगे जो अनुच्छेद है यहाँ पर हम देखें तो आधुनिक विज्ञान में हमें तेल के नाम पर जहर खाने को विवश कर दिया गया है। आज रिफाइंड तेल बनाने में स्वास्थ्य के लिए लाभदायक प्रमुख घटक गंध चिपचिपापन जो है निकाल दिए जाते हैं। रिफाइन बनाने की इस प्रक्रिया में उसमें कई रसायन मिलाए जाते हैं। इसके साथ ही इसमें पाम तेल भी मिलाकर बेचा जाता है। जब से हम रिफाइंड तेल खाने लगे हैं तब से ब्लड प्रेशर, कैंसर, हृदयाघात, डायबिटीज, मोटापे और कमर दर्द जैसी बीमारियां गुणात्मक रूप से बढ़ गई है। खाने के लिए घानी का तेल सबसे अच्छा होता है, क्योंकि इसमें तेल पेरते समय उसका तापमान 20 अंश सेल्सियस से 25 अंश सेंटीग्रेड के ऊपर नहीं जाता, इसलिए उस तेल के तत्व नष्ट नहीं होते हैं। अब यहाँ पर जो है आपको जो है उत्तर देना है, 66 का उत्तर जो है आपका हो जाएगा। उक्त अनुच्छेद में जहर किसे कहा गया है, रिफाइन तेल को कहा गया है। ठीक है, सही रिफाइन तेल के लाभदायक घटक क्या होते हैं। यहाँ पर जो उत्तर, यहाँ पर ऑप्शन जो दिया गया था उसमें गंध और चिपचिपापन का जिक्र दिया गया था। हृदयाघात बीमारी संबंधित है, किससे संबंधित होती है, तो ऐसे भी आपको जो है समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है,
दिल से संबंधित है, दिल को ही हृदय बोलते हैं। तरल पदार्थ नहीं है, तरल पदार्थ नहीं है। यहाँ पर देख रहे हैं कि तेल है, जल है, रक्त है ना। गंध जो है नहीं है। ये जो ऑप्शन है ये 69 नंबर का ये सही है। 70 में हम देखते हैं कि पेरते समय कितना तापमान नहीं होना चाहिए। यहाँ पर जो है ऑप्शन दे दिया है, आप जा कर के देख सकते हैं। तो ये 21 से ये इतना तक के तो आ ही जा रहा है, लगभग लगभग सभी ऑप्शन नहीं होना चाहिए बोल रहा है। तो ये ऑप्शन जो है इसका सही जाएगा। तीसरा अनुच्छेद हम पढ़ रहे हैं कि सुबह जब तक नानी आई हमने अपनी वे वस्तुएं बाहर कर दी थी जो पुरानी हो गई थी और अब इस्तेमाल नहीं हो रही थी। लेकिन अगर मैं कभी भी दोपहर बाद लौटता तो नानी को बरामदे की छाह में छोटे स्टूल पर बैठी अपनी पंखा को जलती कैंप स्टोव पर चाय बनाती हुई पाता। आसपास बच्चों के होने के निशान, उनके अपने जेवर, खाने के व्यंजन या तेजाब जैसे कटाक्ष के बिना। मैंने जब उन्हें कार के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, पहले तोलो, फिर सोचो, फिर उसके बाद बोलो। मैं उन्हें ऐसी मुद्रा में देखा जो मैंने तब कभी नहीं देखी जब मैं उनके साथ बड़ा हो रहा था। यहाँ पर जो प्रश्न है, जब मैंने उन्हें कार के बारे में पूछा, यहाँ पर मैंने का आशय किससे है, मैंने किसको कहा गया है? तो यहाँ पर लेखक जो है खुद को ही बोलेगा, है ना। लेखक ने नानी का कौन सा कार्य कहानी सुनाने वाले को सबसे कम पसंद था? यहाँ पर हम देखते हैं कि जब कार के बारे में पूछता है ना तो ये रुखा जवाब मिलता है, तो ये कम पसंद था। तो ये बी ऑप्शन इसका सही है। नानी दोपहर के बाद कहाँ पर बैठी होती ये बताना है आपको, तो ये इसका उत्तर है, बरामदे की छाया में ये बैठी रहती थी। कैंप स्टोव का उपयोग होता है चाय बनाने के लिए। निकाल बाहर कर दी थी, इससे क्या तात्पर्य है? इससे तात्पर्य ये है बच्चों कि दूर ले जाई जाती है ना, बाहर। ठीक है। अब अगला जो अनुच्छेद है उसको हम देखते हैं कि मनुष्य जब पहली बार पृथ्वी पर प्रकट हुआ तब वह अनेक विशालकाय जानवरों से घिरा हुआ था और उनसे भयभीत रहता था। आज मनुष्य जानवरों का स्वामी है और उनसे जो चाहे करवा सकता है। कुछ को वह पालतू बना लेता है, जैसे घोड़ा, गाय, हाथी, कुत्ता, बिल्ली तथा ऐसे कई और। कुछ को वह खाता है और सिंह तथा शेर जैसे कुछ जानवरों को वह अपने मज़े के लिए शिकार करता है। किंतु उन दिनों मनुष्य स्वामी नहीं था, वह तो बेचारा स्वयं ही एक सताया हुआ जीव था और अपने आप को विशाल पशुओं से दूर रखने का प्रयत्न करता रहता था। धीरे धीरे उसने अपना विकास किया और उत्तरोत्तर शक्तिशाली बनता गया, परंतु शारीरिक बल के दम पर नहीं, क्योंकि हाथी उससे कहीं अधिक बलवान है। यह बुद्धि और मस्तिष्क की शक्ति द्वारा संभव हुआ है। तो ये इस प्रकार से अनुच्छेद है। यहाँ पर जो पहला जो प्रश्न है, मनुष्य जब पहली बार पृथ्वी पर प्रकट हुआ तब वह भयभीत था। किससे भयभीत था ये आपको बताना है। तो बड़े जानवरों से भयभीत था ये। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही है। आधुनिक मनुष्य जानवरों का स्वामी है क्योंकि वह अभी क्या कर रहा है, अभी वो दूसरे जानवरों को पालतू बना ले रहा है। ठीक है, आजकल मनुष्य अपने या अपनी का क्या विकास किया है, वो किस चीज़ का विकास कर लिया है, तो वो अपनी बुद्धि का विकास कर लिया है। ठीक है, मनुष्य जब पृथ्वीवासियों पर शासन करता था, क्योंकि कब वो शासन कर पाता था, जब वह अधिक बुद्धिमान है। तो पृथ्वी पर जो शक्तिशाली जीव है वो अभी हम देखें तो फिलहाल कौन सा है, मनुष्य है, क्योंकि उसने अपना बुद्धि का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। तो ये था बच्चों, पूरी तरह से हमने बता दिया है। कितना समय लगा, बहुत ज़्यादा समय लगता है बच्चों ये सारे चीज़ों को हल करने में। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, इसलिए आप अपनी तैयारी को बिल्कुल जो है दुरुस्त रखिए। और ये हमने यहाँ पर बता दिया। आशा है आपको जो है हमारा प्रयास बिल्कुल पसंद आया होगा। तो इसी तरह से आप हमारे साथ जुड़े रहे। शुरू से आखिरी तक देखने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद, और जो स्किप कर करके देखे हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आपसे यही इतना गुजारिश है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, उनको भी ये लाभ देगा, ऐसी हम लोगों की आशा है। ठीक है, मिलते हैं एक नए टॉपिक पर। और यदि आपने कमेंट करके यदि भेजा होगा उसका फिर हम हल बहुत जल्दी ही
आपको बता देंगे। ठीक है, नमस्कार।